फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे CSJM यूनिवर्सिटी बीएड फोर्थ सेमेस्टर की। इसमें जो पेपर फर्स्ट है आपका, इसकी सीरीज हम चला रहे हैं जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चैप्टर 10 to 13 यानी कि 4 चैप्टर के MCQs करेंगे, जिसमें टोटल 41 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। पूरा पेपर, गारंटी है, पूरा पेपर जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आगे जितना भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वहीं से मिलने वाला है। पेपर जो फर्स्ट है आपका, उसका नाम भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, इसमें 2 यूनिट पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए हैं। आज से आपकी यूनिट 3 शुरू हो रही है। आज से नहीं, आज ही यूनिट 3 के जो 4 चैप्टर हैं पूरे हम लोग कवर कर लेंगे और ये 40 क्वेश्चन 4 चैप्टर से निकाले गए हैं। बिल्कुल चुनिंदा चुने हुए क्वेश्चंस हैं। जो चैप्टर 10 है आपका, इसका नाम है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति, लॉर्ड कर्जन एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें हमें देखने को मिलेंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। और अगर आप बीएड फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा करना चाहते हैं, चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारी क्लासेस या हमारे नोट्स के माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बाहर से ना तो कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, ना तो कुछ खरीदने की आवश्यकता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। कब संभाला था, किस सन में संभाला था? 1898, 99, 1900 या फिर 1904। आइए लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा यहां से समझ लेते हैं। ये हमारे वन लीनियर नोट्स हैं, ये पेड नोट्स होते हैं जो सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, और उसके लिए अगर आप भी पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, क्लासेस का मतलब आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जैसा मैंने कहा, हमारे नोट्स लेने के बाद आपको ना तो बाहर से कुछ खरीदने की आवश्यकता है, ना तो पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। 9628182649 इस नंबर व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चैप्टर 10 है आपका। लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में सन 1898 में कार्यभार संभाला था। कब? 1898 में लॉर्ड कर्जन ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। एक बार क्वेश्चन आपसे अभी लास्ट ईयर पूछा गया था कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, तो वह प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कुशल राजनीतिज्ञ था और एक कर्तव्यपरायण शासक भी था। कौन? लॉर्ड कर्जन के बारे में कहा जाता है कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, कुशल राजनीतिज्ञ उसको समझा जाता है, कर्तव्यपरायण शासक के रूप में उसको जाना जाता है, और वह अंग्रेजी का उतना ही धुरंधर विद्वान था जितना कि मैकाले। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और A.N. बसु का स्टेटमेंट है कि कर्जन स्वभाव के उदार एवं निरंकुश शासक और प्रशिक्षण के कारण कठोर शासन में अविचलन विश्वास रखने वाला कठोर साम्राज्यवादी था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था स्टेटमेंट कि किसका स्टेटमेंट है, तो आपको ये याद रखना होगा कि ये किसका स्टेटमेंट है। और इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने सन 1901 में शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया था। कब? 1901 में। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। किसका सम्मेलन? शिमला शिक्षा सम्मेलन किया था। ठीक है, शिमला शिक्षा सम्मेलन में कर्जन ने भारतीयों के एक भी प्रतिनिधि को इसमें स्थान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा कि जो शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था उसमें कर्जन ने भारतीय हमारे इंडियन के एक भी व्यक्ति को इसमें स्थान नहीं दिया था। शिमला शिक्षा सम्मेलन कर्जन के सभापतित्व में 15 दिन हुआ। कितना? 15 दिन हुआ। सभापति कौन था? कर्जन था। और उसमें शिक्षा संबंधी 150 प्रस्ताव को सर्वसम्मति से निश्चित भी किया गया। तो आप समझ पा रहे हैं किस तरीके के नोट्स हैं, कैसा कंटेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कर्जन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली और यहाँ पे आंसर भी हमको मिल गया। ऑप्शन हमारा ए जो है वह राइट हो जाएगा। कर्जन स्वभाव से उदार एवं निरंकुश शासक और प्रशिक्षण के कारण कठोर शासन में अविचल विश्वास रखने वाला कठोर साम्राज्यवादी था। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है, ऐसा A.N. बसु कहते हैं। ये A.N. बसु का स्टेटमेंट है।
शिक्षा सुधार के कार्य को व्यवहारिक रूप प्रदान करने के विचार से लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कब किया था? तो इसने शिमला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन जो है वह 1901 में किया था। डिफरेंट कब किया था? 1901 में। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है आपका वह राइट हो जाएगा। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? देखिए पॉइंट्स के माध्यम से थोड़ा और जानते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 27 जनवरी सन 1902 को, कब की बात है? बात 27 जनवरी 1902 की है। 27 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। क्वेश्चन पूछ लेगा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसने की? लॉर्ड कर्जन ने की। कब की? 27 जनवरी 1902 को की। लंदन विश्वविद्यालय का पुनर्संगठन कब हुआ? तो यह आपका 1898 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके किया है। बहुत अहम पॉइंट्स हैं, जरूर इनको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। जो लॉर्ड कर्जन ने भारत के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनका संगठन किसको आधार मान करके, ये भी तो पूछ लेगा कि आधार किसको आधार माना? लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श मान करके उसने भारत के सभी विश्वविद्यालयों का संगठन किया। और 27 जनवरी 1902 को उसने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का संगठन उसकी नियुक्ति की। लॉर्ड कर्जन की सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों और सिफारिशों के आधार पर एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक ने 21 मार्च 1904 को पारित होकर के, विधेयक पारित कब हुआ? 21 मार्च 1904 पारित होकर के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का रूप ग्रहण किया। ठीक है, तो ये आपने और डीप इसको समझा तो हमको आंसर भी मिल गया। आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा जो ए है वह राइट हो जाएगा, यानी कि 27 जनवरी 1902 जो है इसमें वह राइट आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के जांच के विषय क्या थे? भारतीय जो विश्वविद्यालय आयोग था उसकी जांच के विषय क्या थे? ब्रिटिश भारत में विश्वविद्यालयों की वर्तमान दशा और उनकी भावी उन्नति की जांच करना, क्या यह उसका विषय था? विश्वविद्यालयों के विधान और उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जांच का विषय था। इसलिए ये तो ऑप्शन दोनों सही हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों के शिक्षण स्तरों को ऊंचा उठाने और विद्या की उन्नति करने के लिए उपयुक्त, उचित, सही विधियों का सुझाव देना भी भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की जांच के विषय थे। तीनों ही ऑप्शन जब सही होते हैं तो हम ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट मानते हैं और इसी को टिक करके चले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके कब प्रस्तुत किया? तो ये जो है 11 मार्च सन 1904 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में अंकित करके प्रस्तुत किया। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज प्राथमिक शिक्षा में कर्जन के क्या सुझाव थे? प्राथमिक शिक्षा के बारे में कर्जन ने अपनी क्या बात रखी, क्या उनके विचार थे, इसको समझते हैं। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। क्या सुझाव था? प्राथमिक शिक्षा का जो भी पाठ्यक्रम हो उसमें अंग्रेजी को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का प्रमुख स्थान होना चाहिए। ये किसका सुझाव था? ये सुझाव आपका अपने लॉर्ड कर्जन का था। किसका? लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी का क्या है? ऑप्शन सी कहता है इसका अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए। बिल्कुल बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाता है। दूसरी बात और इनके सुझाव ये थे कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में भारतीय भाषाओं का स्थान तो होना ही चाहिए। पाठ्यक्रम में पढ़ने और लिखने के साथ साथ कृषि को भी शामिल किया जाए। जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने ये कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा आप बच्चों को दो उसमें कृषि, एग्रीकल्चर को भी शामिल को, उसकी भी एजुकेशन बच्चों को चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए, टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए ट्रेनिंग स्कूल का भी निर्माण किया जाए, जो प्रशिक्षण विद्यालय हैं वो भी खोले जाएं। ऐसा प्राथमिक शिक्षा के बारे में कर्जन का सुझाव था। प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए
शारीरिक व्यायाम की शिक्षा भी अनिवार्य कर दी जाए, ये भी उनका सुझाव था। और उनका सुझाव ये था कि अध्यापकों को कृषि का अध्ययन करने का अवसर दिया जाए, जो अध्यापक हैं वो भी कृषि एग्रीकल्चर का अध्ययन करें, ताकि वे ग्रामीण विद्यालयों में छात्रों को कृषि की शिक्षा दे सकें। जब तक टीचर खुद जो है पढ़ेगा नहीं, तब तक कैसे पढ़ाएगा। इसीलिए कर्जन का कहना था कि अध्यापक पहले अध्ययन करें, फिर जो ग्रामीण स्तर पर जो विद्यालय हैं उनमें कृषि की शिक्षा दी जाए, क्योंकि गांव के जो लोग हैं वह कृषि अधिक करते हैं। ठीक है। और जो है कि दूसरी बात आपको हम बताएं कि विद्यालयों में किंडरगार्टन ऑब्जेक्टिव पद्धति का प्रयोग भी किया जाए, ऐसा लॉर्ड कर्जन का सुझाव था। तो ये सारी ही चीजें जो मैंने आपको बताई, ध्यान में रखिएगा। इन 3 ऑप्शन की जगह जो हमने और बताए वो भी ऑप्शन हो सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 इज लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक कार्य क्या थे? क्या शैक्षिक कार्य थे? एक तो केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना करना, कृषि शिक्षा में सुधार करना, पुरातत्व विभाग की स्थापना करना, ये सभी लॉर्ड कर्जन के शैक्षिक कार्य थे, शिक्षा से संबंधित कार्य थे। ऑप्शन यहाँ पे तीनों राइट हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ में हम जाना चाहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है जो कार्य कर्जन ने 7 वर्ष में किए, उनको करने में किसी अन्य मनुष्य को निश्चित रूप से दुगने या तिगुने समय की आवश्यकता पड़ती। किसने कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट, इसको लगा लेना, लाइन बहुत अच्छी है। ये ऐसा कहने वाले आपके अपने नूरुल्लाह व नायक हैं। कौन है? नूरुल्लाह व नायक हैं, जो ये कहते हैं कि जो काम कर्जन ने सिर्फ मात्र केवल 7 सालों में किया, उसको करने में कोई दूसरा आदमी होता तो हो सकता था उसको 14 साल या फिर 21 साल लग जाते। ये बात किसकी है? नूरुल्लाह और नायक की है। चलिए, कर्जन निपट गए। अब नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 11 रहेगा, सैडलर कमीशन से रिलेटेड पॉइंट्स, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए, तो सैडलर कमीशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सिर्फ कुछ पॉइंट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें समझा रहा हूं। और जिनके पास एक कंप्लीट पीडीएफ है, उनकी तैयारी बहुत गजब चल रही है स्टूडेंट्स की। देखिए, तो ये हमारा जो चैप्टर है 11, सैडलर कमीशन 1917 जिसका नाम है। देखिए, सन 1882 में लॉर्ड रिपन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में। और यह जो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, इसमें सबसे अधिक ध्यान प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस था। ठीक है। और 14 सितंबर सन 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की गई? ध्यान रखिएगा, 14 सितंबर 1917 को। ठीक है। किसने नियुक्ति की? तो लीड्स विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, उनका नाम डॉक्टर माइकल सैडलर था, वो इसके अध्यक्ष थे। उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या? सैडलर आयोग पड़ गया। इस आयोग के अध्यक्ष सैडलर थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्यों की संख्या 6 थी और इसे सैडलर कमीशन 1917 के नाम से भी संबोधित किया जाता है। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, सैडलर कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कौन सा वो आयोग था? तो वह आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, जिसने भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की स्थापना का सुझाव दिया था। वह आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया? सन 1913 को, 1917 को, 1920 को या फिर 1929 को। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट इसमें क्या हो जाएगा? डिफरेंट। राइट इसमें आपका हो जाएगा सन 1917 को। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1917 को हुआ। अभी जस्ट आपने पीछे पढ़ा, विश्वविद्यालयी शिक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसने पारित किया था? कौन थे वो? श्री आशुतोष मुखर्जी थे, कर्जन थे, M.E. सैडलर थे या फिर लॉर्ड डाल्टन थे। 4 ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या हो जाएगा? आपके कर्जन हो जाएंगे। इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कर्जन। ठीक है। विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जो है वह कर्जन ने पारित किया था। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कितने स्नातकोत्तर विभाग खोले गए थे?
तो उसमें आपके 2 स्नातकोत्तर विभाग खोले गए थे। किसने, कितने, 2। ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे वह आपका राइट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्डों व शैक्षिक परिषदों के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? क्या वो आपका भारतीय शिक्षा आयोग था जिसने विश्वविद्यालय में अध्ययन बोर्डों और शैक्षिक परिषदों के गठन का सुझाव दिया था, या फिर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था, या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49 था? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डू यू रिमेंबर? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। क्या हो जाएगा? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, चलिए, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे डियर फ्रेंड? माइकल सैडलर थे। कौन? माइकल सैडलर थे। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या 6 थी। सैडलर कमीशन के द्वारा किस शिक्षा समिति की नियुक्ति हुई? ली कमीशन की। किसकी? ली कमीशन की नियुक्ति हुई। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज सैडलर कौन थे? हु वाज सैडलर? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे ये, एक सूबे के गवर्नर थे, या लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, या फिर एक ICS अंग्रेज अधिकारी थे? मुझे लगता है ICS अंग्रेज अधिकारी थे। राइट है? नहीं, इसमें लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ये कौन? अभी जस्ट मैंने पॉइंट्स में आपको बताया, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर कौन? माइकल सैडलर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। भारतीय विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन के लिए कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? कौन सा वो आयोग था? वो आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था डियर फ्रेंड। कौन सा आयोग था? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था। ऑप्शन जो इसमें सी है वह आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में संस्तुति की है किसके संबंध में? केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में, कलकत्ता और बंबई विश्वविद्यालय के संबंध में सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में संस्तुति की है, या कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालय के संबंध में, या फिर इन सभी विश्वविद्यालयों के संबंध में? या तो आपको बताते चलें सैडलर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में इन सभी, चाहे वो कलकत्ता हो, बंबई हो, मद्रास विश्वविद्यालय हो, इन सभी के संबंध में अपने प्रतिवेदन में, अपने रिपोर्ट में इनका जिक्र किया है, इनकी संस्तुति की है। इसीलिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वह आपका राइट हो जाता है। सैडलर आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण यानी कि टीचर ट्रेनिंग के संबंध में क्या सुझाव दिए थे? प्रशिक्षित शिक्षकों को ही नियुक्त किया जाए, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय को सम्मिलित किया जाए, महिलाओं के लिए भी शिक्षक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए, या उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाएगा। सैडलर आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में यही सुझाव दिया कि वेल ट्रेन टीचर्स की ही नियुक्ति की जाए, माध्यमिक स्तर हो या वो स्नातक स्तर हो, शिक्षा शास्त्र विषय को उसमें जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए। महिलाएं जो हो वो भी शिक्षक प्रशिक्षण की, उनके लिए भी शिक्षक प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उच्च शिक्षा आयोग के लिए क्या सुझाव थे? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, हाँ चलो इसको रीड कर लिया हमने। उच्च शिक्षा के लिए आयोग के क्या सुझाव थे? तो इसके आयोग के सुझाव थे विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। क्या? विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान की जाए और सरकारी नियंत्रण कम और लचीला होना चाहिए। ये भी इसमें लिखा हो सकता था। विश्वविद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा के उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाए, विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र सीमित किया जाए, यद्यपि गुणात्मक विकास होना चाहिए। विश्वविद्यालय में एक शैक्षिक परिषद यानी कि एक एकेडमिक काउंसिल भी होनी चाहिए। ये भी उच्च शिक्षा के लिए आयोग के सुझाव थे। इसके और बहुत सारे सुझाव थे, जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि महाविद्यालयों की स्थापना विश्वविद्यालयों के बाहर होनी चाहिए। एंड ये भी कहा कि कुलपतियों का पद वैतनिक किया जाए, विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के अधिकारों में पर्याप्त वृद्धि की जाए, और भी बहुत सारी इन्होंने बातें कही, जैसे विश्वविद्यालय में सामान्य पास कोर्स और ऑनर्स कोर्स दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा संबंधी निर्णयों के लिए अध्ययन बोर्ड और शैक्षिक परिषद, जो जैसे कि बोर्ड ऑफ स्टडीज है, एकेडमिक काउंसिल है, उनका भी गठन होना चाहिए। तो ये सारी ही बातें इन्होंने कही है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो राइट हो जाता है। एंड हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 12 है आपका वर्धा शिक्षा योजना, यानी कि यहाँ पे हम बेसिक शिक्षा 1937 की बात करने वाले हैं।
वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन यानी कि बेसिक एजुकेशन 1937 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन देखें उससे पहले हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपने पॉइंट्स के माध्यम। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं, जो कि मैंने बहुत शॉर्ट और अपने शब्दों में लिखा है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा भारत में द्वैध शासन का अंत कर दिया गया। जो भारत में द्वैध शासन चल रहा था उसका अंत कर दिया गया और प्रांतों में स्वशासन यानी कि खुद का अपना शासन लागू हो गया। इसके द्वारा प्रांतों को भारतीय स्वायत्तता दे दी गई और लोकप्रिय मंत्रिमंडल सन 1937 से काम करने लगे। इस समय राष्ट्र का जो नेतृत्व था वो गांधी जी के हाथों में था। उन्होंने सन 1937 में अपने पत्र द हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की और अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि द हरिजन जो पत्रिका है वो भी गांधी जी की है। एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव किया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्धा योजना की संज्ञा दी गई है। 31 जुलाई सन 1937 को गांधी जी की विश्व प्रसिद्ध शिक्षा का प्रकाशन हरिजन पत्रिका में हुआ था और श्रीमन नारायण अग्रवाल जो थे वो इस सम्मेलन के आयोजक थे। ठीक है, आते हैं पॉइंट्स पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही कहता है कि वर्धा शिक्षा योजना आयोजित की गई थी। किस सन में आयोजित की गई थी? जो वर्धा शिक्षा योजना है उसको बेसिक शिक्षा कहिए, वर्धा शिक्षा योजना कहिए या और भी इसके कई नाम हैं। ठीक है, तो या बुनियादी शिक्षा कहिए। कब आयोजित की गई थी? यह आपकी सन 1937 में आयोजित की गई थी। जो वर्धा शिक्षा योजना है इसका आयोजन 1937 में हुआ था। जाकिर हुसैन समिति ने प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। किस सन में? 1937, 32, 39 या फिर 44। जाकिर हुसैन समिति ने अपनी जो प्रथम रिपोर्ट है वह इन्होंने सन 1937 में प्रस्तुत की थी। किस सन में? सन 1937 में प्रस्तुत की थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाता है। वर्धा शिक्षा योजना में शिक्षण का मुख्य आधार क्या है? मातृभाषा है, शिल्प है, गणित है या सामाजिक अध्ययन है? डिफरेंट यहाँ पे वर्धा शिक्षा योजना में जो शिक्षण दिया जाए, बच्चों को जो टीचिंग दी जाए वह शिल्प है, उसका मुख्य आधार शिल्प है। यानी कि बच्चों को कुछ हस्त कौशल सिखाया जाए ताकि बच्चे जो वेस्ट चीज़ें हैं, जो खराब चीज़ें हैं, उनके माध्यम से कुछ नया क्रिएट करके मार्केट में उसको बेच करके उनसे कुछ पैसा लाएं और उससे विद्यालय का भी खर्च निकले, टीचर्स का भी वेतन निकले। ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी, शामिल थी। और शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। ये कथन किसका है? बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जो बालक और मानव के सर्वोत्कृष्ट शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक गुणों को बाहर ला सके। ये बात कहने वाले महात्मा गांधी जी हैं। ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। बेसिक शिक्षा में दैनिक समय सारणी की कार्यविधि कितनी निर्धारित की गई है? तो इसमें जो समय सारणी निर्धारित की गई है वो 5 घंटे 30 मिनट निर्धारित की गई है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्धा शिक्षा योजना जानी जाती है, मैंने अभी कहा था इसके कई नाम हैं। वर्धा शिक्षा योजना को आप बेसिक शिक्षा कहिए, आप बुनियादी तालीम कहिए, आप बुनियादी शिक्षा कहिए या फिर नहीं, ये सारे ही इसके नाम हैं। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किया था या हुआ था कब? जनवरी सन 1938 में, मार्च सन 1938 में, फरवरी सन 1938 में या फिर अप्रैल सन 1938 में। डिफरेंट हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन जो था हमारा यह आपका फरवरी सन 1938 में हुआ था। कब? फरवरी सन 1938 में। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का समुचित और सर्वांगीण विकास। बालक का आध्यात्मिक, चारित्रिक, नैतिक, राजनैतिक हर तरीके का विकास होना चाहिए। सर्वोदय समाज की स्थापना होनी चाहिए, यह भी इस बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। एंड उच्च नागरिकता का विकास हो, यह भी बुनियादी शिक्षा का उद्देश्य है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है, सॉरी यहाँ पे डी है, वह राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। बुनियादी शिक्षा का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य किसके द्वारा रखा गया था? विवेकानंद ने रखा था हस्त उत्पादक कार्य, ये इसका मूलभूत सिद्धांत है बुनियादी शिक्षा का। या महात्मा गांधी ने रखा था? टैगोर जी ने रखा था
या विवेकानंद? ऑप्शन फिर वही आ गया, तो महात्मा गांधी ने रखा था। बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत क्या हैं? बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है शुल्क मुक्त अनिवार्य शिक्षा का सिद्धांत। कोई फीस नहीं ली जाएगी, शुल्क मुक्त शिक्षा दी जाएगी, यह बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है। शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का सिद्धांत है, पर निर्भर न रह करके बच्चा खुद आत्मनिर्भर बन सके। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत इसमें दिया गया है। बालक को सेंटर में रख करके शिक्षा दीजिए, बालक का जो भी बालक की रुचि क्षमता योग्यता है उसको ध्यान में रखिए, उसकी उसी हिसाब से बालक को शिक्षा दी जाए। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर डी है वह राइट हो जाता है। बुनियादी शिल्प कार्य है। मातृभाषा क्या बुनियादी शिल्प कार्य है? भाषा जो है वह कार्य तो नहीं है। चित्रकला है, कृषि है या संगीत है? डिफरेंट। यहाँ पे जो आपका बुनियादी शिल्प कार्य है वह आपका कृषि है। वर्धा में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय स्थापित हुआ, कब हुआ था? ये आपका सन 1939 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1939 में विद्या मंदिर प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका जो डी है वह राइट हो जाता है। एंड इसके बाद लास्ट चैप्टर 13 नंबर आता है सार्जेंट रिपोर्ट। सार्जेंट रिपोर्ट 1944 की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने, यानी कि केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन सार्जेंट थे। कौन? सर जॉन सार्जेंट थे। उन्होंने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1942 में, 43 में, 44 में या फिर 45 में? कब? 1944 में। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा संबंधी रिपोर्ट अपनी 1944 में प्रस्तुत की थी। सार्जेंट योजना के उद्देश्य क्या थे? भारत की प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक, उच्च, सरकारी और गैर सरकारी प्रत्येक स्तर पर सुझाव देना, क्या ये सार्जेंट योजना का उद्देश्य था? जी हाँ, बिल्कुल था। व्यावसायिक, औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा पर सुझाव देना भी सार्जेंट योजना का उद्देश्य था। शिक्षा की भावी योजना में सरकार की भूमिका सुनिश्चित करना भी सार्जेंट योजना का उद्देश्य था। इसलिए जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है वह राइट हो जाता है। युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना जानी जाती है किस नाम से? सार्जेंट योजना 1944, वर्धा योजना, शिमला योजना, करजन योजना। कौन है वो? आपकी सार्जेंट योजना 1944 है, जो युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना के नाम से जानी जाती है। देखिए इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा से संबंधित जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसे सार्जेंट योजना 1944 और युद्धोत्तर शिक्षा विकास योजना पोस्ट वॉर एजुकेशन स्कीम के नाम से जाना जाता है। सर जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करके, तत्कालीन यानी कि उस समय की जो भी शिक्षा व्यवस्था थी उसका अध्ययन करके निष्कर्ष रूप में 12 खंडों में लिखित अपना प्रतिवेदन 1944 में प्रस्तुत किया था। तो इसमें तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वह राइट हो जाता है। एंड हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। सार्जेंट प्रतिवेदन में कितने खंड थे? 10, 11, 12, 13 कितने खंड थे? अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा 12 खंड थे। कितने? 12। सार्जेंट योजना के गुण क्या थे? इस योजना में लगभग प्रत्येक पहलू पर सुझाव दिए गए। इज इट राइट? क्या ये बात सही है? इसमें गांधी जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, इसमें गांधी जी की शिक्षा की भी संशोधित रूप में सम्मिलित थी। संशोधन उसमें कुछ चीजें घटाई गई, कुछ बढ़ाई गई, बाकी वही था, यानी कि गांधी जी की ही शिक्षा को इसमें सम्मिलित किया गया कुछ संशोधन करके। यह पहली योजना थी जिसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए अनुमानित समय और धन का उल्लेख किया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। ये सभी सार्जेंट योजना की क्वालिटीज हैं, उसके गुण हैं, दोष क्या हैं, कमियां क्या हैं, आइए उनको जानते हैं। सहायता अनुदान प्रणाली पर सार्जेंट मौन रहे, ये एक इसकी क्या थी? कमी थी, यह इसका एक दोष था। यह योजना अत्यंत दीर्घकालीन यानी कि 40 वर्षीय थी, जबकि शिक्षा एक अत्यंत क्रियाशील प्रक्रिया है। ओके, इस योजना का जो खर्च था वो लगभग 313 करोड़ रुपए अनुमानित रखा गया, किंतु धनराशि के स्रोत पर कोई सुझाव नहीं दिया गया। ये सभी इसकी कमियां थी, ये सभी इसके दोष थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफरेंट। फिर आपसे बताना चाहेंगे कि अगर
आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, सेमेस्टर 4 आपका लास्ट सेमेस्टर है बीएड में, ठीक है, इसके बाद आपको बीएड में मौका नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास समय है। एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई कहता है कि सब्जेक्टिव होगा या अभी क्लियर नहीं है तो उसके बहकावे में ना आए, अपनी जो तैयारी है एमसीक्यूज मोड को ध्यान में रखते हुए करते रहिए, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट लेने के लिए, बेस्ट कंटेंट लेने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9628182649, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जो हम अपना कंटेंट आप जो देख पा रहे हैं ये है सब्जेक्टिव है, वन लीनियर तो आप देख ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कंटेंट बहुत सारा हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, प्लस उसके साथ में जो मार्केट में मॉडल पेपर आए हैं, ठीक है, जैसे पवन सीरीज़ है या एप्सिलॉन का है, वह भी हम इसके साथ में आपको प्रोवाइड एक्स्ट्रा करा देते हैं, ताकि जो बच्चे ने एक बार पैसा लगाया वो उसको ज़रूरत ना पड़े कि वो मार्केट से कुछ खरीदे, वह भी हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। इसलिए अच्छा कंटेंट एक ही जगह आपको अगर लेना है तो ये इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सार्जेंट प्रतिवेदन के क्या सुझाव थे? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिशु विद्यालय हों, शिशु शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, शिशु विद्यालयों में विशेष रूप से महिला शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, या फिर ये सभी सुझाव थे। तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर सार्जेंट रिपोर्ट के ये सभी सुझाव थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो राइट होता है। एंड क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 बजे आपकी नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है, वेट कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।